साथियों, स्टडी बैटल यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। सीटेट और यूपीटेट की सीरीज़ में जो एमसीक्यूज़ हैं या जिसी को हम स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उसी सीरीज़ में हमने पिछले वीडियो में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो कथन है उनके बारे में डिस्कस किया था कि कौन सा कथन किसने कहा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा या आप ऊपर आई बटन में जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम पोषण से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने सिलेबस देखा हो, यूपीटेट और सीटेट दोनों के सिलेबस में यह है, पोषण को ही इंग्लिश में हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ओके, इससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं या फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम में पिछले ईयर्स में आए हुए हैं या आ सकते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि निरंकुश राजतंत्र में सामाजिकरण की प्रक्रिया होगी। जो निरंकुश राजतंत्र है उसमें सामाजिकरण की प्रक्रिया कैसे होगी? मंद होगी। उसमें निरंकुश अगर समाज है, राजतंत्र है, तो वहाँ पे जो राजतंत्र है उसमें सामाजिकरण की प्रक्रिया वो काफ़ी धीमी होगी। बालक के सामाजिकरण में भूमिका होती है। देखिए, बालक को अगर समाज के साथ कदम से कदम मिला के चलना है या बालक के साथ समायोजन करना है समाज के साथ, तो उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? देखिए, भूमिका समाज की विशेषता क्या है? देखिए, सामाजिकरण में, बालक के सामाजिकरण में भूमिका किसकी किसकी होती है? सबसे पहला तो परिवार है। परिवार को जो है बालक की प्रथम पाठशाला भी कहा गया है, अरस्तु ने कहा है। और विद्यालय की और परिवेश की। देखो, परिवार, विद्यालय और परिवेश, इसी को हम कह सकते हैं आसपास का वातावरण। तो बालक के सामाजिकरण में इन तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जिस बुद्धि का कार्य सूक्ष्म तथा अमूर्त प्रश्नों का चिंतन तथा मनन द्वारा हल करना है, यह कौन सी बुद्धि है? उसको हम अमूर्ति बुद्धि कहते हैं। देखिए, दो तरह के शब्द हैं, एक तो है मूर्त और एक अमूर्त होता है। मूर्त को ही इंग्लिश में अब्स्ट्रैक्ट कहते हैं और अमूर्त को कॉन्क्रीट कहते हैं। ओके, सो अमूर्त बुद्धि के, जिस बुद्धि का कार्य सूक्ष्म तथा अमूर्त प्रश्नों का चिंतन तथा मनन करना है, उसको हम अमूर्त बुद्धि कहते हैं। यहाँ पे देखिए, स्टेटमेंट में ही अमूर्त दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है अमूर्त बुद्धि से ही वो रिलेटेड होगा। किशोरावस्था में रुचियाँ होती हैं। देखिए, किशोरावस्था में, एडोलेसेंस जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, उसमें कौन कौन सी रुचियाँ होती हैं? सामाजिक रुचियाँ, व्यावसायिक रुचियाँ, व्यक्तिगत रुचियाँ। देखिए, सामाजिक होती हैं, व्यावसायिक भी होती हैं और व्यक्तिगत भी होती हैं। देखिए, इंग्लिश में टर्म्स को जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कभी कभी ये होता है कि पेपर में मान लीजिए इंग्लिश में कुछ दिया हुआ है, हिंदी में कुछ दिया हुआ है, मीन्स ट्रांसलेशन में कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है। और अगर ऐसा है कि ट्रांसलेशन में गड़बड़ी है तो इंग्लिश वाला पॉइंट है, मीन्स जो इंग्लिश वर्जन जो पेपर का है उसको ज़्यादा, उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ओके, सो इसलिए जो टर्म्स हैं उनकी इंग्लिश को भी आप साथ में जानते चलिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो तो आप, अगर आपको लगे कि हाँ कुछ दिक्कत है, तो आप तुरंत इंग्लिश वाला जो वर्जन है उसमें आप देख लीजिए। मीन्स अगर आप इंग्लिश में कर रहे हो क्वेश्चन, देन सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप हिंदी वर्जन से क्वेश्चंस कर रहे हो तो जब कभी भी आपको लगे कि हाँ इसमें से कुछ डिफरेंस है, तो आप तुरंत इंग्लिश वर्जन में देख के कर सकते हो। क्योंकि जब कभी भी दोनों में डिस्क्रिपेंसी होगी या दोनों में कोई असमानता होगी तो हिंदी वर्जन को नहीं प्राथमिकता दी जाएगी, इंग्लिश वर्जन को प्रेफरेंस दी जाएगी। इसलिए जो टेक्निकल टर्म्स हैं उसकी इंग्लिश को आप बीच बीच में समझते चलिए। जिस विधि के द्वारा बालक को आत्मनिर्देशन के माध्यम से बुरी आदतों को छुड़वाने का प्रयास किया जाता है, वह विधि कौन सी है? उसको हम कहते हैं आत्मनिर्देश विधि। मीन्स उसको हम सेल्फ डायरेक्शन, उसको गाइडेंस तो देंगे लेकिन आत्मनिर्देश उसको हम ज़्यादा देंगे। ओके, तो ये है। किस स्थिति में सामाजिकरण की प्रक्रिया तीव्र होगी? ऐसी कौन सी स्थिति है जब सामाजिकरण की प्रक्रिया बहुत तीव्र होगी? वो है धर्मनिरपेक्षता। मीन्स धर्मों के बारे में उसको जब शिक्षा दी जाएगी, या धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्द है, तो धर्मनिरपेक्षता की स्थिति में सामाजिकरण की प्रक्रिया तीव्र होगी। ओके, धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये हुआ कि उसको किसी एक ही धर्म के बारे में शिक्षा न देना, अलग अलग धर्मों के बारे में भी उसको पता होना चाहिए। ऐसा कट्टरपन न हो कि वो केवल एक ही धर्म है, अगर वो हिंदू है तो हिंदू धर्म को ही सबसे सर्वे सर्वा समझेगा। नहीं, अपने धर्म को तो आप सम्मान दीजिए, अपने धर्म के आप फॉलो करिए, लेकिन दूसरे धर्मों के प्रति द्वेष की भावना न हो, उसमें ईर्ष्या की भावना न हो। ओके, सो उसको हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। ये यहाँ पे दिया हुआ है कि किस स्थिति में सामाजिकरण की प्रक्रिया तीव्र होगी, वो होगी धर्मनिरपेक्षता की कंडीशन में।
फिर यहाँ पे पोषण से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर आप एग्जाम देते हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने देखा होगा तो पोषण से एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चन आपको जरूर मिलते हैं एवरी ईयर, सीटेट का हो या वो टेट का हो। पोषण का संबंध किससे होता है? देखिए, पोषण का संबंध जो है वो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के विकास का होता है। देखिए, शारीरिक विकास तो होगा ही, अगर आपको संतुलित आहार मिलेगा, अच्छा पोषण मिलेगा, अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा तो आपका शारीरिक विकास तो होगा ही, लेकिन मानसिक विकास भी होगा, क्योंकि जो पोषण से ही बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, वो मिनरल्स हैं जो आपके मानसिक विकास को भी काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। तो शारीरिक और मानसिक दोनों विकास। व्यापक अर्थ में पोषण का संबंध होता है। देखिए, व्यापक अर्थ में यहाँ पे पूछ रहा है, तो व्यापक अर्थ में जो पोषण का संबंध है वो संतुलित भोजन से, स्वास्थ्यप्रद वातावरण एवं प्रकृति से। ओके, सो संतुलित भोजन और स्वास्थ्यप्रद वातावरण एवं प्रकृति से। फिर यहाँ पे दिया हुआ है पोषण का अभाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, मीन्स अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करता है किसको? सामाजिक विकास को। देखिए, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्या दिया हुआ है कि पोषण का अभाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है सामाजिक विकास को, क्योंकि अगर पोषण मीन्स समाज चूँकि वो लोगों से ही बनता है, लोगों से जब समाज बनेगा तो उसमें अगर उसके जो प्रमुख प्रत्यय है या समाज का जो सबसे प्रमुख अंग है वो है मानव। तो अगर मानव का या मानव से अगर हम बाल विकास के संदर्भ में बात करें तो बालक से, यहाँ पे हम स्टेटमेंट बालक से आशय है। सो बालक का या मानव का अगर विकास सही नहीं होगा, उसका पोषण अगर सही नहीं होगा, सो फिर समाज का विकास भी उस डायरेक्शन में नहीं होगा। सो इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि पोषण का अभाव अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब इनडायरेक्ट रूप से समाज को प्रभावित करेगा, सामाजिक विकास को अफेक्ट करेगा। पोषण के अभाव में बालक का व्यवहार कैसा हो जाता है? देखिए, अगर उसको सही ढंग से पोषण नहीं मिलेगा, सही ढंग से जो न्यूट्रिशन है वो नहीं मिलेगा, तो उसका स्वभाव कैसा हो जाएगा? चिड़चिड़ापन हो जाएगा, अमर्यादित हो जाएगा। ओके, संतुलित भोजन का स्वरूप निर्धारित होता है। जो देखिए, संतुलित भोजन, बैलेंस डाइट कैसी होनी चाहिए बच्चे की, वो हम आयु वर्ग के अनुसार डिसाइड करते हैं कि वो किस एज ग्रुप में है, ओके, किस वजन में है, उसका वजन कैसा है, उसकी आयु कैसी है, सो उस पर डिपेंडेंट होता है। आयु के वर्ग के अनुसार सबसे सटीक उत्तर होगा इसका। संतुलित भोजन के लिए निम्न में से संतुलित भोजन के लिए आवश्यक है क्या होना चाहिए? संतुलित भोजन के लिए सबसे पहले तो देखिए वो शुद्ध होना चाहिए, मीन्स उसमें गंदगी ना हो, उसमें किसी तरह की इम्प्योरिटीज़ ना हो। दूसरा, नियमित होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको एक बार मिला नियमित भोजन फिर आपको नहीं मिल रहा है, तो उसमें रेगुलरिटी होनी चाहिए, प्रॉपर इंटरवल टाइम पे भोजन मिलना चाहिए और उसमें शुद्धता होनी चाहिए। पोषण में वृद्धि के उपाय होते हैं। देखिए, न्यूट्रिशन में वृद्धि के उपाय कौन कौन से हो सकते हैं? भोजन से संबंधित भी हो सकते हैं या वो वातावरण या जिसको हम पर्यावरण से भी संबंधित हो सकते हैं। तो भोजन और पर्यावरण दोनों से संबंधित हो सकता है। देखिए, पोषण के उपायों में प्रभावशीलता के लिए आवश्यक क्या है? देखिए, पोषण के उपायों में प्रभावशीलता आ जाए, इसके लिए क्या आवश्यक है? शिक्षक सहयोग, अभिभावक सहयोग और विद्यार्थी सहयोग। देखिए, पोषण के उपायों में प्रभावशीलता के लिए शिक्षक का भी जागरूक होना जरूरी है, शिक्षक का भी सहयोग जरूरी है, अभिभावक का सहयोग जरूरी है और विद्यार्थी का तो जरूरी है ही, क्योंकि वो सारा कुछ विद्यार्थी के लिए ही हो रहा है। ओके, सो तीनों फैक्टर्स को यहाँ पे साथ में काम करना होगा। फिर स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पोषण से संबंधित है? कौन सी विशेषता पोषण से संबंधित है उसको हम कहेंगे बैलेंस्ड डाइट, इसी को हम संतुलित भोजन कहते हैं। ठीक है, संतुलित भोजन के साथ पोषण के लिए आवश्यक है स्वास्थ्यप्रद वातावरण, उसका जो वातावरण है आसपास का वो स्वास्थ्यप्रद हो, प्लस उचित व्यायाम, ओके, एक्सरसाइज की अच्छी व्यवस्था हो, प्लस खेलकूद या उचित व्यायाम और खेलकूद को आप एक तरह से को रिलेट कर सकते हो, लेकिन स्वास्थ्यप्रद वातावरण से तीनों इंपॉर्टेंट है। वह उपाय जो पोषण पर्यावरणीय उपायों से संबंधित है उसको क्या कहेंगे? देखिए, वह उपाय जो पोषण पर्यावरणीय उपायों से संबंधित है उसमें क्या होना चाहिए? पर्याप्त निद्रा, लगभग 8 घंटे की नींद हो, पर्याप्त व्यायाम होना चाहिए और स्वास्थ्यप्रद वातावरण होना चाहिए। ओके, यहाँ पे नींद जो है वो एक्स्ट्रा बढ़ गया है।
यहाँ पे दिया हुआ 1 से 3 वर्ष के बालक के लिए अन्न कितना होना चाहिए। देखिए 1 से 3 वर्ष हमने अभी बताया, ऊपर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ था इससे पहले कि संतुलित भोजन का स्वरूप निर्धारित होता है। देखिए ये स्टेटमेंट जो दिया था कि संतुलित भोजन का स्वरूप कैसे निर्धारित होता है, आयु वर्ग के अनुसार। तो देखिए उसी का इम्प्लीमेशन मतलब उसी का अनुप्रयोग देखिए यहाँ पे आ गया है कि 1 से 3 वर्ष के बालक के लिए अन्न कितना होना चाहिए, लगभग 150 ग्राम। ओके, लगभग 150 ग्राम के आसपास का उसका भोजन होना चाहिए, बालक के लिए अन्न होना चाहिए। अब उसमें केवल चावल दाल सब्जी सब कुछ मिल जाएगा। 7 से 9 वर्ष के मांसाहारी एवं शाकाहारी बालकों के लिए अन्न कितना होना चाहिए, वो है 250 ग्राम। यही आपको यह समझना है कि बालक का जो अन्न है या बालक को जो भोजन देना है, पोषण देना है, वो किस आधार पर देना, उसका आधार क्या होगा, उसका आधार सबसे प्रमुख आधार है उम्र के अनुसार, उसकी आयु क्या है। ओके, 7 से 9 वर्ष के बालक को किस स्वरूप के लिए 75 ग्राम हरी सब्जियों की आवश्यकता होती है, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों के लिए। ओके, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों स्वरूप के लिए जरूरत होती है। फिर यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है कि संतुलित भोजन की तालिका में 1 से 9 वर्ष के लिए फलों की तालिका में वजन होता है एक समान। देखिए संतुलित भोजन की तालिका में 1 से 9 वर्ष के लिए, देखिए संतुलित भोजन की जो तालिका बनती है उसमें 1 से 9 वर्ष तक के लिए फलों की तालिका में वजन होता है एक समान। जैसे 1 सेब देना है तो वो 1 सेब 1 से लेकर के 9 वर्ष तक के बच्चों को सबको 1 सेब दिया जाएगा या 1 केला दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। संतुलित भोजन में पोषक तत्व होते हैं। कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, देखिए संतुलित आहार का मतलब ही ऐसा है कि ऐसा आहार जो व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरित करे। और उसमें क्या क्या होना चाहिए, नंबर 1 तो प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन होने चाहिए और वसा होना चाहिए। तो प्रोटीन, विटामिन और वसा, जिसको हम इंग्लिश में फैट कहते हैं, ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। प्रोटीन सामान्य रूप से होती है, प्रोटीन देखिए 2 तरह की होती है। मांस से प्राप्त प्रोटीन को क्या कहते हैं, जो मांस से प्राप्त प्रोटीन है उसको हम जंतुजन्य प्रोटीन कहते हैं। ओके, कौन सा स्रोत वनस्पति जन्य प्रोटीन का है, देखिए जौ जो है वो वनस्पति जन्य प्रोटीन है। देखिए 2 तरह की प्रोटीन हो गई, यहाँ पे क्वेश्चन आया ना कि प्रोटीन सामान्यतः रूप से होती है 2 तरह की, एक तो होती है जंतुजन्य जिसमें नॉनवेज आ जाएगा मांस से प्राप्त होने वाला, और एक शाकाहारी होता है वनस्पति जो मिलती है उसको हम कहते हैं वनस्पति जन्य प्रोटीन। तो यहाँ पे जौ जो है वनस्पति जन्य का प्रोटीन का एग्जाम्पल हो गया। देखिए क्वाशियरकर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अगर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्या यहाँ पे दिया हुआ है, क्वाशियरकर नामक रोग किस उत्पन्न होता है। क्वाशियरकर नामक रोग जो है वो जब प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और अगर आप चैनल की जो कम्युनिटी टैब है उसको रेगुलर विजिट करते हो तो ये क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी टैब में भी डाला था, उसमें MCQ टाइप में ही क्वेश्चन मैं पोस्ट करता हूँ। अगर आप चैनल में अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करना चाहते हो तो आप उसमें चैनल की कम्युनिटी टैब को रेगुलर फॉलो करिए। उसमें लगभग पर डे 1 या 2 क्वेश्चन मैं पोस्ट करता हूँ, वो किसी भी ब्रांच से हो सकते हैं, हिस्ट्री से, पॉलिटी से, साइंस से, ओके, करंट अफेयर्स से, किसी से भी रिलेटेड होते हैं। तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। इन केस अगर आप रोज़ एक चैनल के जो टैब है उसको रेगुलरली विजिट करो तो एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो आप पर डे सॉल्व ही करोगे उसमें। सो क्वाशियरकर रोग जो है वो प्रोटीन की कमी से उत्पन्न होता है। गन्ने के रस, अंगूर तथा खजूर से प्रमुख रूप से क्या प्राप्त होती है। देखिए गन्ने का रस हो गया, अंगूर हो गया और खजूर हो गया, इससे कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। और कार्बोज का यहाँ पे जैसे कार्बोज लिखा हुआ है तो उसका शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया है, लेकिन इसको हम अगर विस्तृत करें तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात हो रही है। ओके, कार्बोहाइड्रेट या इसी को कार्बोज की अधिकता से कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट या कार्बोज की जो अधिकता है उससे मोटापा, जिसको इंग्लिश में ओबेसिटी कहते हैं या बदहजमी कहते हैं। ओके, वसा के प्रमुख स्रोत कौन कौन से होते हैं। देखिए वसा के जो प्रमुख स्रोत है उसमें आपका वनस्पति तेल है, वेजिटेबल ऑयल जिसको कहते हैं, वो सरसों का हो सकता है, सरसों का तेल हो सकता है, या कुछ लोग उसका मूंगफली का तेल इस्तेमाल करते हैं, या और भी
सोयाबीन का तेल इस्तेमाल करते हैं, और सूखे मेवे जो ड्राई फ्रूट्स हैं और वनस्पति वेजिटेबल ऑयल है, ये दोनों जो है वो फैट के प्रमुख स्रोत हैं। शरीर को अधिक शक्ति कौन प्रदान करता है? अब शरीर को अधिक शक्ति जो है वो फैट से मिलती है, जो वसा होती है शरीर में वहाँ से उसको एनर्जी मिलती है। तो ये पोषण से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हुए, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हुए, उसको हमने डिस्कस किया। सो अगर आपको कुछ दिक्कत हो, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप इस वीडियो को रिवाइज कर लोगे तो ये मैंने पहले भी बताया, हर बार मैं बता रहा हूँ, ये किसी न किसी ईयर में किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ओके, सो अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर रहे हो, सो आप ऐसे समझिए कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हो, क्योंकि किसी न किसी वर्ष में तो आए हुए हैं, तभी यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। सो अगले वीडियो में हम कुछ और टॉपिक्स के साथ डिस्कस करेंगे, मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।